सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुभारंभ। गांधीनगर में 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुख समेत देश विदेश के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया है सम्मेलन की थीम। कृषि क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए संकेत। खाद्यान्न सरप्लस से कीमत और आमदनी में आई गिरावट को बताया नीतिगत चुनौती। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ के पार। 15,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों की ईपीएफ में 12% हिस्सेदारी का भुगतान करती है सरकार। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार पैदा करने के लिए 2016 से चल रही है योजना। सीबीआई से हटाए गए विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत 4 अफसर। सरकार ने तत्काल प्रभाव से घटाया कार्यकाल। डीओपीटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। और टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया की वनडे सीरीज जीतने पर नजर। तीसरे और आखिरी वनडे में टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। 8 रन के स्कोर पर गिरा ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस समिट की थीम शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया रखी गई है। शिखर सम्मेलन में इस बार 5 देशों के प्रमुख 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इनमें भारत और विदेशों से कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। वैश्विक कंपनियों में से बीएएसएफ, डीपी वर्ल्ड, सुजुकी, वेनगार्ड और कुछ अन्य कंपनियों के शीर्ष अधिकारी इसमें भाग लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 30,000 लोगों और 26,000 औद्योगिक इकाइयों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, माल्टा, उज्बेकिस्तान और रवांडा के हेड ऑफ स्टेट्स शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित 15 देश इस आयोजन में साझेदार देश के रूप में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मुस्कात से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। माल्टा के प्रतिनिधि के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे गांधीनगर में मौजूद हमारी संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, पहले अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ बैठक की बात की जाए तो कौन कौन से अहम देश हैं जिनके प्रमुखों से आज प्रधानमंत्री मिलेंगे? जी प्रीति, देखिए जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसके बैकड्रॉप में प्रधानमंत्री कई देशों के साथ बायलैटरल करेंगे, चाहे वो चेक रिपब्लिक हो, रवांडा हो, उज्बेकिस्तान हो, डेनमार्क हो या फिर माल्टा हो। इसके अलावा जो बेहद खास आज अहम पूरे दिन में होने वाला है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री करेंगे सॉवरेन ग्लोबल फंड जो उनके साथ और पेंशन फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि देखिए इनके पास ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं। तकरीबन $1 ट्रिलियन ऐसा अनुमान है कि वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो तलाशते रहते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सरकार का ये फोकस होगा कि जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 4 साल में उनको ध्यान में रखते हुए, चाहे फिर वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, जीएसटी हो, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों से बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करें ताकि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा फोकस है वो जॉब क्रिएशन में भी है। तो इन सभी तमाम बायलैटरल्स और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं उस पर सभी की नजर रहेगी। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। काफी व्यापक तैयारियां इसे लेकर हैं, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले कल गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी मुआयना भी किया और इस ट्रेड शो के बारे में जानकारी ली।
प्रदर्शनी में भविष्य के भारत की झलक पेश की गई है। इसमें इनोवेशन, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने समेत कई सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। इस ट्रेड शो में करीब 1200 कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। शाम के वक्त साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री ने एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लघु और मझोले व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परिणाम स्वरूप कारोबारी सुगमता में भारत 142वें स्थान से ऊपर उठकर 77वें स्थान पर आ गया है। 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप, बदलाव। बिजली पानी का कनेक्शन हो, पर्यावरण की क्लियरेंस हो, कंस्ट्रक्शन परमिट हो, ट्रांसपोर्टेशन के नियम हो, करीब करीब हर व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत आसान हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कल आधुनिक सुविधाओं से लैस सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में ढेर सारी हाईटेक सहूलियतें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की सुविधा उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत है और इसे इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने अहमदाबाद में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस 1500 बिस्तरों वाले नवनिर्मित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। और मैं समझता हूं वर्ल्ड क्लास अस्पताल के मुकाबले का अस्पताल, यहाँ के कमरे हो, बेड हो या फिर यह पूरा कैंपस, आधुनिकता और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड की सुविधा वाला यह अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है। ये यहां का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां अपना हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस को उतारने की सुविधा है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को विश्व स्तरीय मेडिकल उपकरणों के साथ साथ तमाम ज़रूरी अनुभव सीधे मुहैया हो सकेंगे। ये अस्पताल अपने आप में कई खासियत लिए हुए है। 7 फ्लोर वाले इस अस्पताल में कुल 1500 बेड हैं। कुल 1500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 1300 बेड जनरल वार्ड के हैं। यही नहीं, 200 बेड एग्जीक्यूटिव क्लास में भी बनाए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम समेत स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए जा रहे फैसलों को अहम करार दिया। अनेक सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत ही कम समय में गरीब से गरीब के भीतर स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा का भाव जगाया। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान में मरीजों को मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कार्ड दिया जाएगा, जिसमें मरीज का पूरा मेडिकल ब्यौरा दर्ज होगा। ये अस्पताल पूरी तरह से डिजिटल है, जहां पर मरीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पर्चे की ज़रूरत नहीं होगी। अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाओं सहित कुल 32 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके साथ ही अस्पताल में 139 बेड आईसीयू में मुहैया कराए गए हैं। इस अस्पताल की एक और ख़ास बात है कि इसके भवन के टॉप पर हेलीपैड की सुविधा है, जिससे एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी यहां आसानी से मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैज्ञानिक सोच पैदा करना ही डॉक्टर विक्रम साराभाई के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डॉक्टर साराभाई की कांस्य प्रतिमा के अनावरण के बाद बच्चों से ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई देश के लिए गौरव हैं। इस साल उनकी जन्मशती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करके विज्ञान के प्रति उनमें और रुचि पैदा करने की होगी। डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद नगर निगम ने उनकी
6 फुट लंबी प्रतिमा लगाई है और इस प्रतिमा का वजन 1050 किलोग्राम है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद कहा है। गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की है। उन्होंने इस योजना की लॉन्चिंग के 100 दिनों में 6 लाख से ज्यादा मरीजों द्वारा लाभ उठाए जाने पर खुशी जताई और उन्होंने योजना की जोरदार सफलता के लिए भारत सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेट्स के ट्वीट का जवाब देते हुए तारीफ के लिए बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत गरीबों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 100 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला है और आने वाले दिनों में और अधिक लोग लाभान्वित होंगे। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के आय सहयोग योजना शुरू करने के अटकलों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि खाद्यान्न ज्यादा होने के कारण कीमतों और किसानों की आय दोनों में गिरावट आई है, जो एक नीतिगत चुनौती है। उन्होंने कहा कि पहले भी किसी महत्वपूर्ण और तत्काल स्थिति से निपटने के लिए अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं हुई हैं। वित्त मंत्री एक प्राइवेट चैनल के इंडियन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड कार्यक्रम को न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने उत्पादकता बढ़ाई है और हम सरप्लस वाले क्षेत्र में आ गए हैं। पिछले कई साल से हमारे समक्ष सरप्लस का प्रबंधन एक चुनौती है, दाम गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा, सूखा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए खर्च को लोक लुभावन नहीं माना जा सकता। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि बाजार किसी लोक लुभावन उपाय और बाध्यकारी हालात से प्रेरित परिस्थिति के बीच अंतर कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई क्षेत्रों में सफलता मिली, लेकिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। The farm sector, from the very data itself, as it indicates, has been facing challenges. Now, the challenges are of a nature that our farmers have hugely increased productivity, and we've moved into a surplus era. Now, that surplus era and the management of that surplus is constituting a broad challenge for us for the last several years. The prices have fallen. Even today, if you look at the last few months, food prices is something which have actually gone down in India, and that reflects on the kind of money that the farmers get. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार पैदा करने की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस योजना के तहत सरकार 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में पंजीकृत होने वाले 15,000 रुपए मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की तरफ से दिए जाने वाले 12% ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों की राशि का 3 साल तक भुगतान करती है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि ये रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसमें लाभार्थियों का आंकड़ा 14 जनवरी 2019 तक 1 करोड़ को भी पार कर गया है। इस योजना का ऐलान 7 अगस्त 2016 को किया गया था और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान लाभान्वित होने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 1,24,000 है। ये पूरी प्रणाली ऑनलाइन है और आधारित है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से घटा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि अस्थाना के अलावा सीबीआई के 3 अन्य अधिकारियों संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक जयंत जे नाइकनवरे के कार्यकाल में भी कटौती की गई है। इससे पहले आलोक वर्मा और अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सरकार ने उन दोनों को जबरन छुट्टी पर भेजा था। इस बीच सरकार ने एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया है। ताजा आदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया गया था और उन्हें दमकल, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोधी रोड इलाके में स्थित खेल प्रशासक के कार्यालय में छापे के दौरान गिरफ्तारियां की गई। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई ने साई के निदेशक एस के शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी हरिंदर प्रसाद, सुपरवाइजर ललित जौली और यूडीसी वीके शर्मा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा निजी ठेकेदार मनदीप आहूजा और उनके कर्मचारी यूनिस को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 19 लाख रुपए का बिल लंबित था और इसे
मंजूरी प्रदान करने के लिए साई अधिकारी 3% राशि की मांग कर रहे थे। We want to free sports of any sort of corruption, or for that matter, any ministry for any sort of corruption. And we are committed to working and making our systems transparent and fair. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव खन्ना आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आज दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाएंगे। सरकार ने बुधवार को जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का जन्म 15 मई 1958 को हुआ था। उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय से 1980 में लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल की। वो सितंबर 2004 में राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने। फरवरी 2016 में वो मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। फरवरी 2018 में उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1980 में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1983 में वो बार काउंसिल के सदस्य बने। जून 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश का पदभार संभाला। 20 फरवरी 2006 को उन्हें स्थायी जज नियुक्त किया गया। इन दो नए न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में 28 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल मान्य 31 पद हैं, 3 पद फिर भी खाली रहेंगे। इसरो सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। यह कदम सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गठित टास्क फोर्स की गई सिफारिशों का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट में सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इसमें इसरो और रक्षा मंत्रालय के समन्वय से 5 सालों में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना प्रस्तावित की गई है, जिससे सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों की क्षमता को बढ़ाया जा सके और सीमा में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके। इससे घुसपैठ, आतंकी गतिविधि, तस्करी जैसी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैसे बहुभाषी और विविधता वाले देश में लोगों को अपनी भाषाओं और बोलियों में जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराना जरूरी है। हैदराबाद में नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग और मशीन ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर सारा के प्रदर्शनी समारोह में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि कोई प्राचीन भाषा के लुप्त होने पर वो अपने साथ संपूर्ण संस्कृति और इतिहास भी ले जाती है, क्योंकि भाषा अपने अंदर इतिहास और समाज के रूप में हमारे विकास को दिखाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने नागरिकों को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा जिनका वो सूचना हासिल करते समय सामना करते हैं। According to 2011 census, there are total 121 languages spoken by more than 10,000 people each in India. Thus, linguistic diversity is thus very much part of our lives. Internet is an unlimited source of interesting, important, and useful information that can be accessed free of cost. But it is also true that all this information is not available for consumption and use of the people in a language of their choice. That's the problem. केबल और डीटीएच की दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है। ऑनलाइन टीवी चैनल जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे चैनल लोकल टीवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसमें केबल टीवी के रंग को बरकरार रखने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीटीएच और केबल टीवी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अपने टीवी के रिमोट से आप एक चैनल कितनी बार बदलते हैं, या ये कहें कि कितने चैनल देखना पसंद करते हैं, शायद आपने आज तक इस बात पर गौर नहीं किया होगा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक फिलहाल देश भर में 90% लोग 40 से ज्यादा चैनल नहीं देखते हैं। बहरहाल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया। आपको बुके के नाम पर बहुत सारे चैनल थमा दिए जाते थे, जिन चैनल्स को आप देखते भी नहीं, कभी ब्राउज भी नहीं करते। तो ये ज़रूरी समझा गया कि कस्टमर जिस चैनल्स को या जिन चैनल्स को देखना चाहता है उसको देखे, उसके लिए पेमेंट करे और साथ ही साथ उसको ये अधिकार हो ये पता जानने का कि कोई चैनल जो खरीद रहा है उसकी कीमत क्या है।
दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक अब उपभोक्ता को टीवी देखने के लिए नेटवर्क फीस के साथ सिर्फ मनपसंद चैनल के ही पैसे देने होंगे। यानी कि अब डीटीएच प्रोवाइडर धमाका पैक, प्लैटिनम पैक के नाम पर मनमाने पैसे नहीं वसूल सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक कोई भी डीटीएच प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, टाटा स्काई या डिश टीवी 100 फ्री टू एयर चैनल्स के लिए 130 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे। इसमें प्रसार भारती के फ्री टू एयर चैनल भी शामिल हैं। अगर उपभोक्ता किसी पेड चैनल का चुनाव करते हैं तो उन्हें 130 रुपए के साथ उसका तय मूल्य देना होगा। 130 रुपया मैक्सिमम, एमआरपी 130 रुपया होगी। जो आपका जो ऑपरेटर है जो आपको प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क, चाहे केबल के माध्यम से या डीटीएच के माध्यम से, उसको आप उतना पैसा फिक्स देंगे। उसके एवज में आपको 100 चैनल मुफ्त मिलेंगे, मतलब 100 चैनल की कैपेसिटी आप ले सकते हैं। अगर वो 100 चैनल फ्री होंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा 130 के अलावा। अगर उन 100 चैनल में मान लीजिए 2-4 चैनल आप पेमेंट वाले लेते हैं तो जो पेमेंट वाले चैनल्स की जो एमआरपी है उससे एमआरपी या उससे कम पैसा आपको 130 के अलावा देना पड़ेगा। ट्राई के मुताबिक नियमों में बदलाव के पीछे 2 कारण रहे हैं कि कई फ्री टू एयर चैनल पर केबल ऑपरेटर अब मनमाने पैसे ना ले सकें, और दूसरा कि कौन सा चैनल कितने रुपए का है, इसमें पारदर्शिता आएगी। अब टीवी देखने के लिए अब आप अपने हाथ में रिमोट ही नहीं बल्कि कैलकुलेटर भी उठा लीजिए। ट्राई के नए नियमों के मुताबिक आपके टीवी देखने का खर्च पहले से बहुत कम होने वाला है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि अब आपको उन्हीं चैनल्स का पैसा देना होगा जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा है कि किसी भी तरह का उत्पीड़न दुर्भाग्यपूर्ण है और लैंगिक उत्पीड़न तो सबसे बुरा है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न समानता, जीवन, स्वाधीनता और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान में इसके लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए महासचिव ने इस मुद्दे पर कई अहम सवाल उठाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न विषय पर राज्यसभा सचिवालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों को इस विषय पर अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए इससे जुड़े कानून की तमाम बारीकियों पर चर्चा हुई। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक कानून को लेकर संसद परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट की मदद से हुए इस आयोजन में तमाम मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए काम की जगह में सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित बनाना जरूरी है। Improvements in education and employment scenario, millions of women are joining the country's workforce, as I said in the beginning. Sexual harassment at workplace violates women's right to equality, life, and liberty. Increasing incidents of sexual harassment reflect a deep-seated and continued gender bias at the workplace and highlights the reality that majority of the employees are poorly equipped to effectively handle such instances. महासचिव राज्यसभा ने समाज की मानसिकता और जमीनी हकीकत के साथ कई अहम तथ्यों को उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा कि 2014 से बीते 4 सालों में कुल 2535 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। 2018 में 7 महीनों में 533 मामले दर्ज हुए, लेकिन बहुत से मामलों में महिलाएं आगे आने से कतराती भी हैं। According to this is a survey conducted by the Indian National Bar Association in 2017, as many as almost 70% women said that they did not report sexual harassment by superiors because they feared repercussions. I believe that where women employees fear reporting any incidents of sexual harassment, it reflects poorly about the gender sensitivity of that particular organization. महासचिव राज्यसभा ने यह भी कहा कि राज्यसभा सचिवालय में बेहतर काम के वातावरण के नाते महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है, जबकि राज्यसभा टीवी में 44 महिला कर्मचारी हैं। यहां विधिवत आईसीसी का गठन भी हुआ है और इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से दोनों जगहों को मिलाकर अब तक केवल 4 मामले दर्ज हुए हैं। In our practice, we take person as a male, not as a female. So when I stand before a person and look at her
or him in a manner which is very uncomfortable for her or him from the sexual angle. Not because I'm making a very bad face and I'm doing that. No, it's not like that. It's something else which one can feel. That is sexual harassment. इस वर्कशॉप में राज्यसभा सचिवालय के विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राज्यसभा टीवी के प्रोफेशनल्स ने भी हिस्सा लिया। वर्कशॉप शुक्रवार को भी जारी रहेगी। अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ दिनों के दौरान जम्मू में नियंत्रण रेखा के समीप सुंदरबनी सेक्टर में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पुंछ में उन्होंने 2018 को सीमाओं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभूतपूर्व सफलता का वर्ष बताया। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज मेलबर्न में खेला जा रहा है। टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया की कोशिश वनडे सीरीज में जीत हासिल करने की होगी। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बना लिए हैं और फिलहाल 2 विकेट का नुकसान हो चुका है, यानी 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 45 रन हुए हैं। और बात करें बैडमिंटन की तो भारतीय शटलर साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज साइना का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। कल खेले गए मुकाबले में साइना नेहवाल ने हांगकांग की पुई यिन यिप को 21-14, 21-16 से हरा दिया। वहीं पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का सामना दक्षिण कोरिया के सन वान हो से होगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप विशेष में देखिए बजट विशेष महिलाएं। नमस्कार।